अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। आज की क्लास जो है इसमें दोनों जो क्लासें हमारी हैं 11th और 12th की, ये दोनों क्लासों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है ज़बानों के माबैन मुश्तरका चीज़ें, जो मुश्तरका चीज़ें हैं ज़बानों में, मुश्तरका चीज़ें होती हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान में भी है, जो उर्दू ज़बान में भी है, जो कश्मीरी ज़बान में भी है। चाहे हम कायदे की रौ से बात करेंगे, चाहे हम इस्तिलाहों के हवाले से बात करेंगे, ये चीज़ें जब मुश्तरका होती हैं तब एक ज़बान में पढ़ने से दूसरी ज़बान को फ़ायदा मिलता है और दूसरी ज़बान में पढ़ने से तीसरी ज़बान को फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। मैं आपकी दिलचस्पी की खातिर एक बहुत ही अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बानों के 3 बड़े ख़ानदान हैं। जो ज़बानें हैं इनके 3 बड़े ख़ानदान हैं और जो सबसे बड़ा ख़ानदान है उसी ख़ानदान की ज़बान उर्दू भी है। जो सबसे बड़ा ख़ानदान है उस ख़ानदान में उर्दू भी शामिल है, उसी ख़ानदान में अंग्रेज़ी भी शामिल है और इसी ख़ानदान में कश्मीरी भी, फ़ारसी भी, जापानी भी, पुर्तगाली भी, स्पेनवी भी शामिल है। अरबी इस ख़ानदान में शामिल नहीं है। जो अरबी की ज़बान है वो इस ख़ानदान में शामिल नहीं है। लिहाजा जब हम कायदे की रो से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कायदा उर्दू ज़बान का है, जो ग्रामर उर्दू ज़बान का है, वही ग्रामर तकरीबन अंग्रेज़ी ज़बान का है और वही ग्रामर तकरीबन कश्मीरी ज़बान का भी है। और जो स्ट्रक्चर है, जो लफ्ज़ बनाने का, जो जुमला बनाने का तरीका है, वो भी एक ही है। और किसी लिसानियत के माहिर ने कहा है कि ज़बान का मुताला ज़बानों का मुताला है। जब हम एक ज़बान का मुताला करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी ज़बान में दाखिल हो जाते हैं, यानी हमें दूसरी ज़बान को समझने का, परखने का मौका मिलता है। इस लिहाज से अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी नाउन है, यहाँ इसम है, वहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ सिफत है, वहाँ वर्ब है, यहाँ फेल है, वहाँ मेटाफर है, यहाँ इस्तिआरा है, वहाँ सिमिली है, यहाँ तशबीह है। अब देखिए, सिर्फ नाम जो है वो मुख्तलिफ है लेकिन जो इनका काम है वो एक ही है। नाम मुख्तलिफ हूँ लेकिन काम एक ही हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पराई ज़बान का मुताला करेंगे, जब आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो आपको उर्दू में भी मदद मिलती है, जब हम कश्मीरी पढ़ते हैं तो हमें अंग्रेज़ी में भी, अंग्रेज़ी ज़बान को भी समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। इस लिहाज से जब हम उर्दू ज़बान का मुताला करते हैं, जब हम उर्दू ज़बान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उर्दू ज़बान पढ़ते पढ़ते हम अंग्रेज़ी ज़बान के भी माहिर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब पिछली क्लास में मैंने रुमूज़ व औक़ाफ़ के हवाले से बात की थी। एक क्लास में मैंने रुमूज़ व औक़ाफ़ के हवाले से बात की थी, उर्दू के रुमूज़ व औक़ाफ़। और जो रुमूज़ व औक़ाफ़ है इसको अंग्रेज़ी में पंक्चुएशनल मार्क्स कहते हैं। पंक्चुएशन, यहाँ पे उनको रुमूज़ और औक़ाफ़ कहते हैं। रुमूज़ व औक़ाफ़, रुमूज़ रमज़ की जमा है, रमज़ का मतलब है इशारा। औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है, वक़फ़ का मतलब है ठहरना। यानी जब हम इसके मायने निकालते हैं, इसके मायने निकलते हैं ठहरने के इशारात। ठहरने के इशारात मतलब बस स्टॉप पे कोई चौकी बनी होती है, कोई पैसेंजर शेड बना होता है, तो ड्राइवर को पता है कि मुझे यहाँ पे रुकना है, वो इशारा है। और वहाँ पे लिखा भी होता है कि बस स्टॉप, ड्राइवर लाजमन वहाँ पे रुकेगा। और ऐसे ही इशारे ज़बान में भी है, इसी किस्म के इशारे ज़बान में भी है। अगर हम उर्दू के रुमूज़ व औक़ाफ़ पे बात करेंगे तो जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, यहाँ पे इसको वक़्फ़ कामिल कहते हैं या ख़त्मा कहते हैं। और इसका काम ये है कि जब हम मुकम्मल जुमला लिखते हैं,
मुकम्मल जुमला और बामानी जुमला। जब किसी जुमले से माने अच्छी तरह अखज़ हो जाएं, मसलन कल मैं श्रीनगर गया था, यह मुकम्मल जुमला है, यानी जिसने सुना उसके जहन में बात आ गई कि ये कल श्रीनगर गया था। अगर मैं इतना ही कहूँगा कि कल मैं श्रीनगर, ये अधूरा जुमला है और सुनने वाला तृष्णा तलब रहेगा कि फिर क्या हुआ था। ठीक, फिर क्या हुआ था। लिहाजा ये मुकम्मल जुमला है। जब हम जुमला मुकम्मल करते हैं तो वहाँ पे हम पूरा रुकते हैं। ज़बान कहती है कि यहाँ पे पूरा रुको, थोड़ा ठहराव करो। कल मैं, अगर मैं तेज़ कहूँगा कल मैं श्रीनगर गया था, वहाँ ऐसा हुआ, तो ये ज़बान का हक़ मैंने अदा नहीं किया। ज़बान का हक़ इस तरह अदा करना है कि कल मैं श्रीनगर गया था, वहाँ पर मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया, वो दोस्त मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये मुकम्मल जुमले हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पढ़ने हैं। और यही जुमला जब वहाँ पे अंग्रेज़ी में कंप्लीट किया जाता है तो उस अलामत को वहाँ पे फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप, यानी यहाँ पे फुल स्टॉप करना है। स्टॉप करना है, फुल, बिल्कुल रुकना है। इसके बाद जो अंग्रेज़ी में कामा है, यानी कामा जहाँ पे भी हम लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा हमें रुकना होता है, थोड़ा रुकना होता है। रुकने के बाद हम आगे चलते हैं। एक ये, दूसरे ये कि व्हेन वी काउंट डिफरेंट थिंग्स, नाउन्स स्पेशली, जब हम उस्मा को एक एक करके पीछे धकेलते हैं, एक एक करके, तब हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और इस अलामत को अंग्रेज़ी में वक्फ़ी खफीफ, उर्दू में वक्फ़ी खफीफ या सक्ता कहते हैं। ठीक, वक्फ़ी खफीफ भी कहते हैं, इसको सक्ता भी कहते हैं। मसलन मैं कहूँगा कल अहमद, महमूद, अशरफ, हमीद और साहिल मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। मैं काउंट कर रहा हूँ, आई एम काउंटिंग नाउन्स, मैं उनको काउंट कर रहा हूँ और इनको पीछे एक एक करके पीछे धकेलता हूँ। मुझे रुक रुक के निकलना है। और मैं कहूँगा कल अहमद, महमूद ऐसा वैसा कहूँगा, इस तरह तेज़ कहूँगा, तो फिर ज़बान का हक़ मैंने अदा नहीं किया। लिहाजा मुझे रुक रुक के बात करनी है, रुक रुक के आगे बढ़ना है। एक दूसरे ये कि आपने पोइट्री में, खुसूसन पोइट्री में और नसरी ज़बान में भी, लेकिन ज़्यादातर पोइट्री में वक्फ़े खफीफ का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कोई शेर होता है और इस शेर में जो मिसरा होता है, आधे मिसरे का ताल्लुक़ दूसरे मिसरे के साथ होता है, यानी आधे मिसरे का ताल्लुक़ या एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे मिसरे के साथ होता है। मसलन मैं मिसाल दूंगा कि मशहूर है ये किस्सा, है दास्तां पुरानी, लो हम सुना रहे हैं एक शेर की कहानी। मशहूर है ये किस्सा, यहाँ पे रुकना है, वक्फ़े खफीफ लगेगा, फिर आगे बढ़ना है दास्तां, मशहूर है ये किस्सा, है दास्तां पुरानी, लो हम सुना रहे हैं एक शेर की कहानी। फिर इसके बाद है जंगल में सो रहा था, जंगल में सो रहा था। इसके बाद वक्फ़े खफीफ लगाना है, एक शेर, जंगल में सो रहा था एक शेर, जंगल में सो रहा था एक शेर। अगर हम यहाँ तक भी चलेंगे, जंगल में सो रहा था एक शेर, इसके बाद भी वक्फ़े खफीफ लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है जंगल में सो रहा था एक शेर एक चूहा। इसका जो मतलब है ये खलत मलत हो जाता है, लेकिन अगर हम ये कामा लगाएंगे, ये वक्फ़े खफीफ से काम लेंगे, जंगल में सो रहा था एक शेर, इसके बाद लगाएंगे कामा एक चूहा, क्योंकि एक चूहे का ताल्लुक़ जो है मानवी तौर वो दूसरे मिसरे के साथ है। जंगल में सो रहा था एक शेर एक चूहा, उस पर सवार होके फिर आगे पीछे दौड़ा। अब देखिए वक्फ़े खफीफ ने कितना अच्छा काम कर लिया, यानी एक चूहे का ताल्लुक़ दूसरे मिसरे के साथ है और यहाँ पे भी हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक अहम अलामत जो है जिसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं, ठीक, इसको हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, लेकिन
उर्दू में इसके 2-3 नाम भी हैं। मसलन क्योंकि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जब हम हैरान होते हैं, जब हम खुश होते हैं, या जब हम अफसोस करते हैं। किसी बात पर जब हम अफसोस करते हैं तो हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उर्दू में इनके अलग अलग नाम हैं। अलामत ताज्जुब भी इसको कहते हैं, अलामत तासुब भी कहते हैं, अलामत इंबिसात भी कहते हैं। अलामत फिजाया इसका एक नाम है, अलामत निदाया इसका एक नाम है। अब ये देखो, ये अलामत, हम खुश होते हैं, ओ आज हम मैच जीत गए, तो हम यहाँ पे इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे कि तो यहाँ पे अलामत इंबिसात बन गया, खुशी का इजहार करते हैं। ठीक, हैरानगी का इजहार हम करते हैं, क्या अहमद पास हो गया। और यहाँ पे ये जो जुमला है इसमें 2 नवीयतें हैं। इसकी नवीयत बिल्कुल अलग है। ये यहाँ पे सवालिया भी है, अलामत इस्तिफहाम जिसको कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि क्या अहमद पास हो गया, तो ये सवालिया जुमला बन गया। अगर हम क्या पे जोर देंगे, यही ज़बान में सीखना है। अगर हम क्या पे जोर देंगे, क्या अहमद पास हो गया, यानी अहमद पास होने के काबिल नहीं था, अशरफ पास होने के काबिल नहीं था, वो कैसे पास हो गया। हम तनज़न कहते हैं, हम ताज्जुब करते हैं, हमें हैरानगी होती है कि वो कैसे पास हो गया, वो तो बहुत ही कमज़ोर किस्म का स्टूडेंट था। और इसी तरह हाय खुदाया आज वो बेचारा मर गया, ये हमने अलामती, इसको अलामती तासुब कहते हैं। हमने यहाँ पे अफसोस किया, अफसोस का इजहार किया। और यही चीज़ें अंग्रेज़ी ज़बान में भी हैं, यही कश्मीरी ज़बान में भी है, ठीक, और यही फ़ारसी ज़बान में भी है, ये कायदा। इसी तरह सवालिया पे हम बात कर रहे थे, सवालिया जिसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, और यहाँ पे इसको सवालिया भी कहते हैं, इसको अलामती इस्तिफहाम भी कहते हैं। इस्तिफहाम के मतलब है पूछना। और यहाँ पे आप एक बात का ख्याल रखें, आप एक बात का लाजमन ख्याल रखें कि अगर किसी जुमले में जो सवालिया अल्फाज हैं वो अलग है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किधर, किस तरह, और ये अंग्रेजी में भी है, इनका तर्जमा कीजिए व्हेन, वेयर, हु, होम, है ना। अगर इस तरह के अल्फाज किसी जुमले में हैं तो इसके आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, इसके आगे सवालिया लगेगा। अगर नहीं है तो इसके आगे सवालिया नहीं लगेगा। हम गलती करते हैं कि हम ऊपर लिखते हैं कि किसी एक, इनमें से किसी एक पर मजमून लिखो, और वहाँ पे भी हम सवालिया लगाते हैं, ये गलत है। वहाँ पे सवालिया नहीं लगेगा, ठीक, वहाँ पे अलामत तफसीलिया लगेगा, फिर हम चीज़ों की तफसील देते हैं, ठीक। और ये सवालिया जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। सवालिया जब हम लगाते हैं, हम सवाल करते हैं, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो शख्स कौन था। और ये सवालिया जब हम लगाते हैं तो जुमला हद से ज़्यादा खूबसूरत भी बनता है। इसी तरह इन्वर्टेड कामाज हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में उनको अलामत वावेन कहते हैं। इन्वर्टेड कामाज, जो इन्वर्टेड कामाज है, इन्वर्टेड कामाज का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, जब हम किसी के हूबहू अल्फाज कोट करते हैं, नकल करते हैं। किसी ने जो कुछ कहा है वैसे ही अल्फाज और वैसी ही बात हम इन्वर्टेड कामाज में लगा कर डालते हैं, और इनको अलामत वावेन कहते हैं, ठीक। इसाक न्यूटन ने कहा है हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जो इसाक न्यूटन थे उन्होंने कहा है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उनके हूबहू अल्फाज हमने कोड किए, और जो कुछ हम कोड करते हैं इनको हम वावेन में रखते हैं। वी पुट दोज वर्ड्स इनटू कामास। इसी तरह अलामती नुकात है, ये 3 नुक्ते हैं।
3 नुक्ते डाले जाते हैं जुमले के आगे। आधा जुमला कहते हैं हम इस तरह की अलामत से काम लेते हैं। अलामत नुकात का भरमाल और ज़्यादातर इस्तेमाल अफसानों में, नावलों में होता है। ऐसी बातें होती हैं जो हम कहने से या तो झिझकते हैं, या तो शर्माते हैं, या तो डरते हैं। या तो झिझकते हैं, या तो शर्माते हैं, या तो डरते हैं। ऐसी बातें जब हम कहना नहीं चाहते हैं तो हम आगे इस तरह के निशाना डालते हैं और समझने वाला खुद समझता है कि बात क्या है। मसलन एक सहेली, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को मैसेज करता है, आज हम ख़त की बात नहीं करेंगे, आज मैसेज का ज़माना है, कि जानती हो कल मेरा रिज़ल्ट था। फिर वो डैश 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 आगे डालती है। ये नहीं कहती है, ये नहीं कहता है कि फिर क्या हुआ। समझने वाला खुद समझता है कि ये फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। ठीक। और इस तरह की अलामत का इस्तेमाल हम तब करते हैं जो बात हम कहने से कासिर हूँ, जहाँ पे हम झिझकते हूँ, जहाँ पे हम शर्म महसूस करते हूँ, जहाँ पे हमें डर लगे, वहाँ पे हम, या अगर हम गुत्थियाँ सुलझाना चाहते हूँ। मतलब जो कारी होता है, कारी के बारे में कहा जाता है कि कारी जो होता है वो राइटर से ज़्यादा हसास होता है, ज़हीन होता है, और राइटर को चाहे कि वो हर एक बात खोल खोल कर बयान ना करें, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे भी जुमले, कोई ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसकी जो गुत्थियाँ हैं वो खुद कारी सुलझाए, तब मज़ा है। जब कारी खुद मेहनत करेगा तब मज़ा है कोई बात समझने में। इसी तरह कौसिन, ब्रैकेट्स, लॉन्ग ब्रैकेट्स, कौसिन, इसको अलामती कौसिन भी कहते हैं, इसको अलामती खुतूती वहदानी भी कहते हैं। कौसिन का काम क्या है? हम एक जुमले में 2 बातें कहते हैं। एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम 2 बातें कहते हैं। मसलन शेक्सपियर बहुत ही मशहूर शायर था। कौसिन में हम लिखेंगे वो एक ड्रामा निगार भी गुजरे हैं। कौसिन का ये मतलब है कि अगर हम शेक्सपियर पे बात करेंगे, शेक्सपियर के बारे में जानेंगे कि शेक्सपियर एक मशहूर शायर गुजरे हैं, लेकिन कौसिन में हम लिखेंगे कि वो एक मशहूर ड्रामा निगार भी थे। ये कौसिन का मतलब है। और कौसिन का काम ये भी है, कौसिन ये भी काम देता है कि हम जो प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई नाउन होता है, इसमें खास, इसमें आम, इसमें निकरा, इसमें मारिफा। इसमें निकरा को हम इसमें मारिफा बनाते हैं, इसमें आम को हम इसमें खास बनाते हैं। ठीक। हमें कॉमन नाउन है, हमें प्रॉपर नाउन है। जो कॉमन नाउन है, कोई भी, मैं कहूँगा कल मेरी मुलाकात फारूक साहब के साथ हुई। कॉमन नाउन को समझना बहुत ही मुश्किल है जुमले में। पढ़ने वाला आसानी के साथ नहीं समझ सकता है कि किस फारूक साहब की बात हो रही है। फिर कौसिन में राइटर लिखेगा, ख़त लिखने वाला लिखेगा कि फारूक अब्दुल्ला। अब ये फारूक साहब क्या बन गए? इसमें खास, इसमें आम से इसमें खास बन गए, और हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में कि किस फारूक साहब की बात हो रही है। यहाँ पे हम इसको कौसिन में डालते हैं। इसी तरह मैंने बताया अलामत तफसीलिया, हम तफसील देते हैं, चीज़ों की तफसील देते हैं। मसलन मंदरजा झेल में किसी एक पर मजमून लिखें, फिर हम तफसील देते हैं। आप वो अलामत जो हैं वो आपकी किताब पे हैं, आप वो देख सकते हैं, या आप YouTube पर मेरा वीडियो निकाल सकते हैं। रुमूज़ औक़ाफ़ पे मैंने वहाँ पे लेक्चर दिया है कि किस तरह लिखा जाता है, किसकी अलामत क्या है। अलामती जो तफसीलिया है, इसके पहले 2 नुक्ते होते हैं, बाद में एक लाइन होती है, एक ख़त होता है, और हम तफसील देते हैं। तब नीचे लिखते हैं गाय, बकरी, हमारा मदरसा,
मेरी ज़िंदगी का मकसद, हम इन चीज़ों की तफसील देते हैं। इसी तरह उर्दू में है, उर्दू में एक और चीज़ है, जब शायर अपने नाम को ज़ाहिर करना चाहता है, शायर अपने नाम के ऊपर एक अलामत डालता है, इसको हम अलामत बद कहते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि ये कोई, इसको भी, इसमें आम को वहाँ पे इसमें ख़ास बनाया जाता है। मतलब गालिब के ऊपर वाला, गालिब के नाम के ऊपर आपने ये निशान देखा होगा, इकबाल के, फैज़ मीर, रसूल मीर, समद मीर, ये जो जितने भी शायर है या जितने भी राइटर है, वो अलामत बात लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ये शायर है। और इस तरह इन चीज़ों से हम उर्दू में भी काम लेते हैं, अंग्रेज़ी में भी काम लेते हैं, फ़ारसी में भी काम लेते हैं, कश्मीरी ज़बान में भी काम लेते हैं। और ये मैंने कहा कि ये ज़बानों के माबेन जो है मुश्तरका चीज़ें हैं, ये ज़बानों के माबेन जो है ये मुश्तरका चीज़ें हैं। और इन मुश्तरका चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, किसी एक ज़बान में ही समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमने उर्दू में अच्छी तरह समझ लिया तो अंग्रेज़ी ज़बान को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। उर्दू ज़बान कदरे आसान है बरअक्स अंग्रेज़ी ज़बान के, और कश्मीरी ज़बान कदरे आसान है बरअक्स उर्दू ज़बान के। अगर हमने कश्मीरी में सीख लिया, अगर हमने उर्दू में सीख लिया, तो जाहिर सी बात है हमें मदद मिलेगी अंग्रेज़ी ज़बान में भी या किसी और ज़बान में भी। तो ये रुमूज़ व औक़ाफ़ पे हमने आज बात की, थोड़ी बहुत बात की। इंशाअल्लाह ज़बान के हवाले से भी ये हमने इसकी नहवियत पे बात की, ये इसका जो नाहवी पालू है, कल इंशाअल्लाह हम इसके सरफी पालू पे बात करेंगे। ये 11th वालों के लिए भी ज़रूरी है, 12th वालों के लिए भी ज़रूरी है। लिहाजा जब आप लिखें, इन रुमूज़ व औक़ाफ़ का, इन अलामात का आप भरपूर इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं। फिर आप हमारे पास आते हैं कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा था, पता नहीं क्या हुआ, अच्छी तरह जवाब लिखा था, सारा याद था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। आपने वहाँ पे इन अलामात का इस्तेमाल नहीं किया होता है। ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, दिस इज़ द लैंग्वेज, जहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ज़बान के हवाले से ही इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज लेते हैं रुखसत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।